बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसाफत गजीदा, सनसनी, तजस्सुस और सस्पेंस से भरपूर एक अछूता नावल। मुसन्निफ अमजद रईस। 5 साल डेजी ने सैकड़ों प्रोग्राम किए, सैकड़ों मारूफ और गैर मारूफ लोगों के इंटरव्यू किए, लेकिन नॉथन के साथ जो प्रोग्राम हुआ वो अपनी नौयत का वाहिद प्रोग्राम था। शीशे की दूसरी जानिब जमोरा की खोपड़ी भी घूमी हुई थी। चंद कॉल्स मजीद मौसूल हुई थीं। कॉल लगने पर पहले जमोरा को निपटना पड़ता था। वो नाम, शहर वगैरह के बारे में मालूम करके पूछता कि कॉल करने वाला क्या चाहता है। नाम वगैरह के साथ मकसद का मुख्तसर खुलासा वो कंप्यूटर टर्मिनल के जरिए डेजी तक पहुंचाता था। वो तमाम नाम वगैरह स्क्रीन पर देखकर खुद फैसला करती कि पहले किससे बात करनी है। जमोरा के शाने पर अचानक किसी ने हाथ रखा। वो चौंक कर मुड़ा। एक ऑफिस जूनियर उसके साथ खड़ा था। उसके हाथ में टेलीफोन के पैगाम की गुलाबी पर्ची थी। इस मुदाखलत ने जमोरा को बरहम कर दिया। उसने एक कान का एयरपीस निकाला। ये क्या है? नजर नहीं आ रहा कि हम शो के दरमियान हैं? पुलिस सर, वो हॉटलाइन पर बात करना चाहते हैं। ये बहुत अहम है। नौजवान बौखला गया। उनसे कहो कि मैं प्रोग्राम खत्म करके बात करता हूं, जमोरा ने कहा। मैंने कोशिश की थी सर। उनका कहना है कि इंसाफ के मामले में रुकावट मत बनो, नौजवान ने कहा। व्हाट? जमोरा के जबड़े भेज गए। मैं देखता हूं। उसने सुर्ख रंग का फोन हुक पर से उतारा। एनरिक जमोरा इन हेयर, क्या मदद कर सकता हूं? जमोरा ने कहा। ब्रैडिक काउंटी पुलिस डिपार्टमेंट का पेट्रोलमैन हेराल्ड थॉमस, जो अभी तक अपना नाम नुमाया करने में कामयाब नहीं हुआ था। शिफ्ट रूटीन, ट्रैफिक ड्यूटीज और मुतफर्रिक काम। वो कोई खास पुलिस वाला कारनामा सर अंजाम देना चाहता था। वो किसी बड़े केस में नाम रोशन करने का ख्वाहिशमंद था। जब हैकिंस इसके पास नॉर्थन वैली को ट्रैक करने का हदफ लेकर आया तो उसने फौरन अंदाजा लगा लिया कि यह उसके लिए एक बेहतरीन मौका है। अगरचे फोन रिकॉर्ड्स के जरिए नॉर्थन तक पहुंचना एक मेहनत तलब काम था, ताहम ये एक हाई प्रोफाइल केस था। इस मौके को खोने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसने फौरन हामी भर ली। ताहम उसने गलती कर दी और जमोरा से बोल बैठा कि अगर उसने मर्डर केस में ताउन नहीं किया तो उसे जेल भी हो सकती है। हालांकि वो जानता था कि इसके पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। वो ये भी जानता था कि अमेरिकी अवाम हैरत अंगेज तौर पर अपने बेशतर हकूक से नाबलद हैं। ताहम उसका ये कार्ड पिट गया। जमोरा रेडियो स्टेशन का प्रोड्यूसर था और मज़कूरा शो का ताल्लुक भी डेजी जैसी आफत की परकाला से था। शीशे के दूसरी जानिब डेजी डाइट कोक की चुस्कियां ले रही थी। कमर्शियल चलाने के लिए उसके हेडफोन में जमोरा की आवाज आई। उसको जमोरा के तासुरात अजीब से लगे। कमर्शियल स्टार्ट करके उसने फिर जमोरा को देखा और एक फोन उठाया। क्या बात है? वो कुछ सुनती रही, फिर बोली, शो के दौरान में हॉटलाइन नहीं लेती। तुम्हें पता है कोई पुलिस वाला है और हमारे फोन रिकॉर्ड के जरिए नॉर्थन तक पहुंचना चाहता है। जमोरा ने फौरन जवाब दिया। डेजी ने इतने अरसे में जो जाती जराए कायम किए थे सब तहलील हो जाते। ये मुमकिन नहीं था। इससे कहो कि हमारे रिकॉर्ड तक रसाई मुमकिन नहीं है और गैर कानूनी भी है। वो रसाई देना भी चाहती तो नॉर्थन की वजह से ना देती, लिहाजा उसने दो टोक फैसला सुना दिया। वो कहता है कि जुर्म की आनत के इल्जाम में हमें कानून का सामना करना पड़ेगा, जमोरा ने कहा। डेजी की तेवरियों पर बल पड़ गए। ओह रियली? हम इसे भी ऑन एयर जाने देते हैं, लग पता जाएगा। वैसे नाम क्या है उसका? डेजी ने पूछा। ऑफिसर थॉमस, जमोरा ने कहा। 15 सेकंड का इश्तिहार खत्म हो गया था। डेजी ने अपना माइक्रोफोन ऑन किया। वेलकम बैक अमेरिका, आपका पसंदीदा प्रोग्राम। ये गैर मामूली शो बनता जा रहा है। आप लोगों ने नॉर्थन वैली के साथ में जो गुफ्तगू सुनी, ऐसा लगा जैसे भौचाल आ गया है। सामाईन की तादाद और कॉल्स बढ़ती ही जा रही है। लाइन पर इस वक्त हमारे साथ ब्रैडिक काउंटी का पुलिस ऑफिसर मौजूद है, जो मुझे और मेरे स्टाफ को जेल की सैर कराने का इरादा कर रहा है। क्यों? नॉर्थन के मामले में। ऑफिसर से बात करते हैं कि उसके जहन में क्या है। उसने एक जलते हुए बुझते बटन को दबाया। ऑफिसर थॉमस, तुम इस वक्त ऑन एयर हो। माकूल वक्फे तक कोई आवाज सुनाई नहीं दी। गालिबन थॉमस को तवक्का नहीं थी कि तेज तरार डेजी इसे शो में घसीट लेगी और बातचीत ऑन एयर सुनी जाएगी। बिलाखिर एक आवाज सुनाई दी। हेलो ऑफिसर थॉमस, मैं समझ रही हूं कि तुम मुझे जेल में देखना चाहते हो, पर किस लिए? वैसे मुझे यहाँ रेडियो स्टेशन में देखा जा सकता है, क्या ख्याल है? डेजी ने जारहाना आगाज किया।
दूसरी जानिब से एक माइल बशिकस्ता आवाज आई, क्या मैं रेडियो पर हूं? तुमने एक रेडियो स्टेशन कॉल की है ऑफिसर। तो जाहिर है कि अब तुमको रेडियो पर सुना जा रहा है। डेजी हौले से मुस्कुराई। उसने बआसानी महसूस कर लिया था कि ऑफिसर पिछले कदम पर चला गया है। मैं माजरत ख्वाह हूं, मेरा ख्याल था कि हम प्राइवेट गुफ्तगू कर लेते। आवाज आई। जवाबन डेजी की आवाज में मखसूस खिलंद्रापन शामिल हो गया। मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे बताया था कि तुम इस प्रोग्राम के टेलीफोन रिकॉर्ड में बहुत दिलचस्पी रखते हो ताकि नॉर्थन बेली तक रसाई हासिल कर सको। ठीक कह रही हूं मैं? डेजी ने कहा। हाँ, ऐसा ही ख्याल था मेरा। थॉमस की आवाज में टालने का तासुर था। कम से कम डेजी खूब लुत्फानंदोज हो रही थी। क्या यह ठीक है कि तुमने प्रोड्यूसर को इनकार की सूरत में फर्द जुर्म आयद करने की धमकी दी थी? डेजी की बेबाक पेशकदमी जारी थी। मैं समझता हूं कि मेरा मतलब कुछ और। थॉमस का लहजा वाज़ेह तौर पर टूटा हुआ लग रहा था। डेजी ने उसकी बात काटी। मैं समझ रही हूं। क्या तुम ये बताना पसंद करोगे कि आइन और कानून हमें जो तहफ़्फ़ुज़ इस मामले में देता है उसकी क्या वजह है? डेजी ढील देने पर आमादा नहीं थी और दूसरी जानिब खामोशी थी। ऑफिसर थॉमस, मैं सीधी बात साफ बात करती हूँ कि तुमने मुझे जो धमकी दी है वो तुम्हारे लिए मसला बन सकती है। या तुम ब्लफ खेल रहे हो या हमें डरा रहे हो, डेजी ने कहा। अवाम में वो ऐसी ही जंगली बिल्ली की शोहरत नहीं रखती थी। थॉमस को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। बिल्ली ने ना सिर्फ इसको बल्कि पूरे डिपार्टमेंट को की साख को आनन फानन खतरे में डाल दिया था, वो भी लाखों अफराद के सामने। चंद मिनट कबल वो पुरएतमाद था और सुहाने ख्वाब देख रहा था और अब इसे अपना कैरियर डोलता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने फोन पटक दिया। डेजी ने क्लिक की आवाज सुनी और जमोरा की जानिब फातिहाना अंदाज में देखकर मुस्कुराई। फिर माइक के करीब मुंह करके हल्का सा कहकहा लगाया। राब्ता मुनक़ता करना कोई जवाब नहीं है। क्या ख्याल है सामाईन का? हमें एक इशारा मिल गया है, आप इसे पैगाम भी कह सकते हैं, डेजी ने कहा। लॉयल पॉइंटर की शोहरत हेड पेन की थी। उसे ये पसंद भी था। उसका कद 5 फीट 11 इंच था। खासा भारी भरकम भी था। वो किसी फिल्मी विलन की तरह खौफनाक नहीं था, लेकिन जैसा भी था उसकी शख्सियत में कोई दहशतनाक बात थी। बावजूद इसके कि वो एक बज़ाहिर स्मार्ट और हिस्से मजा रखने वाला शख्स था, उसके कारोबार में कम हिस्से मिजाज की खूबी तो मफकूद ही थी। उसने एक जिद्दोजहद के बाद अपनी साख बनाई थी जिसमें हैवानी दरिंदगी का खास दखल था और उसके जानने वाले बल्कि अजनबी भी इसकी स्मार्ट शख्सियत के बावजूद उससे डरकर बात करते थे। पॉइंटर मिस्टर स्लेयर के लिए काम करता था। स्लेयर के लिए पॉइंटर से बढ़कर कोई वफादार नहीं था। स्लेयर के अहकामात पर जिस खूबी और सफाई से पॉइंटर अमल करता था उस जैसा कोई दूसरा नहीं था। स्लेयर का हर हुक्म एक टेस्ट की तरह था जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं थी। पॉइंटर अपने बॉस से अक्सर सुनता था कि हर आदमी को दूसरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन तीसरा नहीं। आज पहली बार पॉइंटर दूसरा मौका हासिल करने जा रहा था। यह और बात है कि पॉइंटर की जगह कोई दूसरा होता तो स्लेयर खुद ही अपने दूसरे चांस के कॉल को गलत साबित कर देता। 3 घंटे कबल पॉइंटर ने स्लेयर को भरपूर आलम तैश में देखा था। पॉइंटर को दूसरा मौका उसकी वफादारी, जो किसी पालतू कुत्ते की तरह थी, और बरसों की बेदाग कारकर्दगी की वजह से मिल गया था। स्लेयर से मुलाकात के बाद पॉइंटर उजलत में वहां से रुखसत हुआ। उसके अंदर गुस्सा पल रहा था। उसने माजी में बड़े मुश्किल हदफ सफाई से उड़ाए थे और अब एक बच्चे ने उसे स्लेयर के सामने जलील कर दिया था, बल्कि पॉइंटर की जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया था। मार्क बेली और इसके भतीजे का मामला काबू से बाहर हो गया था और पॉइंटर के सर पर खून सवार था। उसने मार्क के मंसूबे को ज्यादा गौर से नहीं सुना था, ना उसकी जरूरत थी, क्योंकि तमाम अनासिर अपनी जगह फिट थे। अंदरूने खाना एक गार्ड, एक बच्चा और छोटा सा कमरा। आखिर ये सब क्यों कर हो गया? 15 मिनट में उसे सब मालूम हो जाना था। 30 मिनट कबल मार्क बेली ने अपनी खटारा गाड़ी हिल बेली ट्यूरन में फासले पर पार्क की। पार्किंग एरिया तकरीबन सुनसान ही था। वो इंतजार करता रहा और एहतियात से अतराफ का जायजा लेता रहा। पुरसुकून रहो मार्क, उसने खुद से कहा। वो तुमको कत्ल नहीं कर सकते, कम से कम इस वक्त नहीं। तुम्हारे बगैर उनके हाथ कुछ नहीं आ सकता। जब सुबह पॉइंटर की कॉल आई थी, जब से वो दर्जनों बार खुद को इस बात का यकीन दिला चुका था, उसके वहमो गुमान में भी ना था कि इतना मामूली और सीधा साधा मंसूबा ऐसा बदनुमा मोड़ इख्तियार कर लेगा। उसे कई बार ख्याल आया कि वर्जीनिया से निकल जाए, बल्कि मुल्क से ही निकल जाए। ताहम वो जानता था कि ये मुमकिन नहीं है। हल एक ही था कि रकम स्लेयर को मिल जाए और ये डील खत्म हो जाए।
हिल वैली ट्यूरन एक ऐसा इलाका था जो वर्जीनिया के नवाह में वाक़ था, जहां खुफिया मंसूबे और तरकीबें तराशी जाती थीं। खासा इंतजार करके मार्क गाड़ी से उतरा और बार की तरफ चल पड़ा। वो बार के दरवाजे पर रुक गया। अब भी देर नहीं हुई है, भाग चलो। लेकिन इसकी खाम ख्याली थी, एक झूठ था। देर तो इसी वक्त हो गई थी जब उसने पहली बार पॉइंटर से रब्ता किया था। उसने गहरा सांस लिया और बार में दाखिल हो गया। बगैर खिड़की के अंदरूनी माहौल ने वक्ती तौर पर उसे अंधा कर दिया। मार्क कुछ देर तक दरवाजे में खड़ा रहा। कौन हो तुम? एक आवाज आई। मार्क पेली, मुझे पॉइंटर से मिलना है। आगे कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। मार्क ने कोने की एक मेज संभाली और बियर का ऑर्डर दिया। ट्यूरन में सिगरेट पीने और मुख्तलिफ शराबों की मिली जुली बू मौजूद थी। मार्क की आंखें काफी हद तक माहौल की आदी हो गई थीं, तो उसने बार को खंगाल डाला। उसको और बार टेंडर को मिलाकर 3 आदमी और थे। मार्क को महज इंतजार करना था। वो अपने ख्यालात में डूबा हुआ था। पता ही नहीं चला कि पॉइंटर कब और कहां से आकर इसके सामने बैठ गया। कोई तमहीद बांधे बगैर उसने कहा, तुमने मेरे साथ वादा खिलाफी की है। उसकी आवाज में गुस्से की आमेजिश भी थी। तुमने वादा किया था कि तुम संभाल लोगे, लेकिन मामला बिगाड़ कर रख दिया। मार्क की पेशानी पर आबी मोती उभर आए। वो पूरी तैयारी से आया था। वजाहतें और वजूहात यकदम वो सब भूल गया। मार्क, मेरी तरफ देखो, पॉइंटर ने नरमी से कहा। सुबह हैरी स्लेयर से बात हुई थी। वो शदीद बड़ा फरोख्ता है और तुम जानते हो कि जब वो किसी से नाराज होता है तो क्या होता है, पॉइंटर ने कहा। मार्क लरज उठा। नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। मम मेरा ख्याल है। मार्क हिकलाया। पॉइंटर आगे की जानिब झुका। उसके मुंह में च्युइंगम थी। मार्क, वो तुमसे नहीं मुझसे नाराज है। सख्त गुस्से में है कि मैं इतना अहमक था कि तुम्हारे फुल प्रूफ मंसूबे पर यकीन कर लिया कि एक छोटे से कमरे में एक गार्ड के हाथों बासानी वो मारा जाएगा, पॉइंटर ने कहा। देखो पॉइंटर, मुझे वजाहत करने दो, मार्क ने कहा। पॉइंटर ने उसे हाथ से उठाकर रोक दिया। इस नालायक गार्ड की नाकामी के बाद तुमने खुद को शराब में डबो दिया। मार्क ने सर हिलाया और गहरी सांस ली। तुम समझ रहे हो कि तुमने कोई गलती नहीं की? नहीं, मार्क ने कहा। वो कुछ और कहना चाहता था, ताहम ला हासिल था। वो अब तक जिंदा था तो इसकी वाहिद वजह फंसे हुए लाखों डॉलर थे। देखो मार्क, अगरचा मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि अगर मैं मिस्टर स्लेयर को बताता हूं कि भाई रकम हासिल किए बगैर मार्क को मारने का क्या फायदा, हमें उसे एक मौका और देना चाहिए। तो पता है कि क्या जवाब मिलेगा, पॉइंटर ने कहा। पॉइंटर ने मार्क की गर्दन पकड़ ली और उसका चेहरा अपने करीब कर लिया। दोनों के चेहरों में चंद इंच का फासला था। स्लेयर जवाब देगा, पॉइंटर ने अल्फाज चबाए। मेरी इज्जत और साख पैसे से ज्यादा अहम है। वो मुझे तुम्हारे कत्ल के अहकामात जारी कर देगा। पॉइंटर की कातिल आंखें मार्क की आंखों को छेद रही थीं। वो मार्क की गर्दन छोड़कर कुर्सी पर नीम दराज हो गया। लेकिन मैं इसे कायल करूंगा कि तुम्हारा भतीजा हलाक हो जाता है और रकम हमें मिल जाती है तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। बस सूरत दीगर तुम खुद को मुर्दा ख्याल करो, पॉइंटर ने कहा। मार्क को उम्मीद की कमजोर सी किरण नजर आई। मुझे एक मौका दरकार है, उसने कहा। दरमियान में सकूत का वक्फा आया और मार्क को घबराहट होने लगी। एक और बात, पॉइंटर दोबारा गोया हुआ। बल्कि 2 बातें। पहली बात, तुम्हारा हिस्सा बहुत कम रह जाता है। 2 मिलियन मिस्टर स्लेयर के हैं। 2 मिलियन और शामिल कर लो जो मेरे तुम्हारे ऊपर वाजिबुल अदा हैं। फिर तुम्हारे लिए क्या बचेगा, वो बोला। कुल 4.5 मिलियन बनते हैं, पॉइंटर ने कहा। मार्क ने एतराज करना चाहा, ताहम उसका हलक खुश्क हो गया। मैं 1/2 मिलियन से काम चला लूंगा, मार्क ने कहा। पॉइंटर हंस पड़ा। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं। उसने फुर्ती से होल्स्टर से पिस्टल बरामद किया। पिस्टल की नाल मार्क की दाएं आंख से 1 इंच नीचे टिकी थी। पॉइंटर कुर्सी खिसकाकर खड़ा हो गया। दायां हाथ इस्तेमाल करते हो या खब्बे हो, पॉइंटर ने पूछा। बायां हाथ, मार्क ने लरसते हुए जवाब दिया। पॉइंटर ने कलम और एक कागज का टुकड़ा उसके हवाले किया। अपनी दस्तखत दिखाओ जरा, पॉइंटर ने कहा। मैं माजरत हुआ हूं पॉइंटर, मार्क ने इल्तिजा की। मेरी गलती है। मैं दायां हाथ इस्तेमाल करता हूं। दायां हाथ में इस पर रख दो, पॉइंटर ने हुक्म दिया। उसकी आंखों का रंग बदल गया। नीम तारीकी में मार्क ने कातिल आंखों की शैतानी चमक देख ली थी। ताहम उसके पास हुक्म की तामील के सिवा कोई दूसरा चाराकार नहीं था। मेज पर रखा उसका दायां हाथ बुरी तरह से लरज रहा था। उसके आसाब टूट गए। वो बाकायदा सिसक रहा था और आंसू रुखसारों पर बह रहे थे। पॉइंटर ने उसकी पहली उंगली मुट्ठी में जकड़ ली।
दाएं हाथ की उंगली तोड़ने में पॉइंटर ने 5 सेकंड लिए। मार्क का पूरा जिस्म बल खा रहा था। अजियत की लहर दौड़ती हुई शानों तक गई। पॉइंटर ने मखसूस टेक्निक के जरिए दूसरी उंगली भी तोड़ दी। असूलन पॉइंटर ने मार्क को खत्म करना था, लेकिन इसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। जब उसे टूटी हुई उंगलियों को झंझोड़ा तो मार्क की चीखें निकल गईं और वो कुर्सी से फिसलकर गंदे फर्श पर जा पड़ा। उसके हाथ पर वर्म चढ़ने लगा था। पॉइंटर ने पिस्टल वापस जैकेट के नीचे होल्स्टर में रख लिया। मिस्टर मार्क बैली, तुम्हारे साथ कारोबार में मजा आया। जरूरत पड़ते ही तुम्हें कॉल करेंगे। वो जैसे आया था वैसे ही वापस हो लिया। नॉर्थन बैली अजनबी मकान में मजे कर रहा था। इस वक्त वो स्टार ट्रेक को दोबारा चलाकर देख रहा था। ब्रेक में इसे अपना चेहरा फिर नजर आया। नॉर्थन को लगा कि वो शौहरत के साथ साथ किसी एडवेंचर से गुजर रहा है। उसने टीवी बंद कर दिया। वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक यहाँ नहीं रुक सकता था। उसे क्या करना चाहिए? वो इतना जानता था कि उसकी पहली तरजीह जेडीसी से ज्यादा दूर चले जाना है। उसका अगला कदम क्या होना चाहिए? वो सोच रहा था कि कच्ची पक्की ड्राइविंग तो वो कर सकता है। ये भी उसकी खुशकिस्मती थी कि उसे एक बेहतरीन पनाहगाह बगैर किसी दगोदो के मिल गई थी। हत्ता कि गैराज में एक सुर्ख रंग की BMW कन्वर्टेबल भी मौजूद थी। उसने गैराज में पहुंचकर कार का जायजा लिया। उसके पैर बमुश्किल पैडल तक पहुंच रहे थे, ताहम खींच खांच कर काम चल सकता था। इस रोज के शो पर डेजी कारपेंटर को अनगिनत फोन कॉल्स और फैक्सेस मिल रहे थे। लोग बेकरार थे मजीद कुछ जानने के लिए। मॉर्निंग टॉक शोज के 3 नेटवर्क्स डेजी के इंटरव्यू के ख्वाहिशमंद थे। ताम सिर्फ गुड मॉर्निंग अमेरिका से दावत लेमोजीन के हमरा आई थी। ये दावत वाशिंगटन के स्टूडियो की थी। डेजी को वहां जाना था। जमोरा भी ख्वाबों की दुनिया में ही पहुंचा था कि फोन की घंटी ने उसे हड़बड़ा कर रख दिया। दूसरी घंटी पर उसे एहसास हुआ कि यह डेजी की निजी लाइन थी और लग रहा था कि वो वसूल नहीं करेगी। चुनाचा तीसरी घंटी पर उसने रिसीवर कान से लगा लिया और दूसरी जानिब आवाज सुनते ही पूरी तरह बेदार हो गया। वो आवाज डॉर्फमैन की सेक्रेटरी की थी। मिस्टर डॉर्फ, डेजी कारपेंटर से बात करना चाहते हैं, सेक्रेटरी की आवाज आई। 1 मिनट प्लीज, जमोरा ने जवाब दिया। रोनाल्ड डॉर्फमैन ओमेगा ब्रॉडकास्टिंग का प्रेसिडेंट था। ओमेगा का सदर दफ्तर न्यूयॉर्क में था। 3 मिनट बाद डेजी डॉर्फ की सेक्रेटरी से हम कलाम थी। बराए मेहरबानी मिस्टर डॉर्फ का इंतजार कीजिए, सेक्रेटरी ने कहा। जमोरा भी छोटे से ऑफिस में मौजूद था, बेकरार और बेचैन। हेलो डेजी, दिस इज रॉन डॉर्फमैन। उसकी आवाज दोस्ताना थी। कैसी हो? ठीक ठाक, इस्तफसार का शुक्रिया, उसने जवाब दिया। शो बहुत अच्छा जा रहा है। मैं इत्तफाक करता हूं, डॉर्फमैन ने कहा। दर हकीकत मुझे आज सुनने का मौका मिला। मेरी मसरूफियात हारिज हुई हैं, तुम ख्याल मत करना, डॉर्फमैन ने कहा। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। डेजी ने हल्का सा तनाव महसूस किया। इस लड़के नॉर्थन के बारे में मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ, डॉर्फमैन ने कहा। अगर आप समझते हैं कि मैं लड़के की बात पर यकीन रखती हूँ तो मुझे ये कहने में कोई मजायका नहीं कि वाकई बात ऐसे ही है, डेजी ने कहा। यानी कि तुम इसकी बातों को सच तस्लीम करती हो, डॉर्फमैन ने कहा। यकीनन, डेजी बोली। कोई खास वजह? जबकि खासे लोगों की राय मुख्तलिफ है, डॉर्फमैन ने कहा। जनाब, अदब से कहूंगी कि ऐसी राय रखने वालों ने हमको फोन नहीं किया। मुझ पर भरोसा रखो, ऐसे लोग हैं और इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनकी वर्दियों पर बैज लगे हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि तुम वो वजह बताओगी कि जो तुम्हें लड़के के बयानात को सच तस्लीम करने पर मजबूर कर रही है, डॉर्फमैन ने कहा। एक ऐसे शख्स के सामने जो $700 मिलियन की कॉर्पोरेशन का मालिक है, इसे क्यों कर छठी हिस्स या जाती एहसासात का हवाला दे सकती थी। मुनासिब अल्फाज की तलाश में डेजी ने वक्फा लिया। टेक योर टाइम, रोनाल्ड डॉर्फमैन ने कहा। यानी वो गुफ्तगू जारी रखना चाहता था। बहरहाल किसी ना किसी तरह डेजी ने उसे किसी हद तक मुतमईन कर दिया। उसे 2 बातों पर जोर दिया था। अव्वल अपना तजर्बा, वॉइस रीडिंग। 2, तजर्बे के हक में माजी की चंद तस्लीम शुदा मिसालें। डॉक्टर टेड बेकर ने अपने नए मरीज के एक्सरे क्लिप में लगाए। उसकी पेशानी शिकन आलूद हो गई। उसने नर्स को कहा, यह केस सबसे आखिर में लगा दो। आमतौर पर इमरजेंसी रूम में टूटी हुई उंगलियों को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, लेकिन इस मरीज का मामला बिल्कुल अलहदा नौयत का था। डॉक्टर ने स्क्रीन पर एक्सरे शीट के मुताले से जो नतीजा अखज किया था वो आम हादसात से मुख्तलिफ था। उंगली आम अंदाज में नहीं टूटी थी। डॉक्टर को यकीन था कि मरीज शदीद अजियत का शिकार हुआ है, शायद इसका किसी से झगड़ा हुआ था। डॉक्टर टेड ने अपने चेहरे के तासुरात को नॉर्मल किया और नरम रखा जब वो पहली बार बेड नंबर 4 पर पहुंचा। क्या हाल है मिस्टर बेली? मैं डॉक्टर बेकर हूं। मैंने तुम्हारा चार्ट देखा है।
तुम्हारे हाथ साथ जो हादसा पेश आया है और हाथ जख्मी है, क्या बताओगे कि कैसे? डॉक्टर ने पूछा। मार्क ने चंद सेकंड तक डॉक्टर के चेहरे का जायजा लिया, फिर बाएं हाथ के सहारे से दायां हाथ धीरे से आगे बढ़ाया। बहुत तकलीफ है डॉक्टर, मार्क ने कहा। यकीनन होगी, मैंने एक्सरे देखा था। क्या हादसा पेश आया था? डॉक्टर ने इत्तफाक किया। मैं गाड़ी के ब्रेक ठीक कर रहा था, अचानक जैक स्लिप कर गया। मैं उजलत में था, मार्क ने कहा। डॉक्टर मुस्कुराया। वही पुरानी कहानी। वो समझ गया कि मरीज झूठ बोल रहा है। उसके तजर्बे और एक्सरे के मुताबिक ये उंगलियां कसदन तोड़ी गई थीं। किसने तोड़ी थीं? क्यों तोड़ी थीं? बहरहाल जो भी था, वो अपने काम में माहिर था। तो तुम्हारा हाथ व्हील के नीचे आ गया था? डॉक्टर ने नरमी से उसका हाथ अपने हाथ में पलट कर देखा। जी हाँ, मार्क ने कहा। उसके जिस्म में तनाव आ गया और वो तकलीफ के डर से वापस हाथ लेना चाह रहा था। डॉक्टर टेड ने मरीज की बेकली महसूस कर ली और नरमी से मुस्कुराया। घबराइए नहीं, आपको तकलीफ नहीं होगी। मार्क ने इत्मीनान की सांस ली, मगर डॉक्टर के अगले सवाल ने उसे चौंका दिया। किसी ने तुम्हें जख्मी करने की कोशिश तो नहीं की? डॉक्टर ने पूछा। मार्क ने हंसने की अदाकारी की। कोई और नहीं, वो मैं खुद था। तुम्हारा पूरा हाथ बच गया, सिर्फ 2 उंगलियां? डॉक्टर ने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। मार्क को एहसास हुआ कि इसकी कहानी में झोल है। मैं क्या कह सकता हूं डॉक्टर, शायद ये खुशकिस्मती थी, मार्क ने कहा। डॉक्टर ने बगौर मरीज की तासुरात पढ़ने की कोशिश की। मेरी पेशावराना राय है कि किसने तुम्हारी उंगलियां कसदन तोड़ी हैं, डॉक्टर ने कहा। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? मार्क ने कहा। डॉक्टर टेड चंद सानिये तक बगौर उसे देखता रहा। यकीनन तुम ठीक ही कह रहे होगे, टेड ने सोचा कि ये तुम्हारा हाथ है, तुम्हारी जिंदगी है। मैंने अपना काम कर लिया है, अब ऑर्थोपेडिक का काम है। तुम आराम करो, मैं वक्त पर राब्ता करूंगा। डॉक्टर टेड वहां से हट गया। 10 बजे थे। तारिकी ने चादर खोल दी थी। नौतन ने अपने अजनबी मेजबानों के नाम एक खत छोड़ा और किचन से गैराज में आ गया। नई मुसाफत और नई मंजिल की तलाश में उसने पिछले दरवाजे बंद कर दिए थे। बज़ाहिर किस्मत इसका साथ दे रही थी। उसे मकान में एक नक्शा भी मिला था। ताम सड़क पर आने के बाद उसे पता नहीं था कि वो कहाँ है और उसे किधर का रुख करना चाहिए। सोचने के बाद बिलाखिर उसने दाएं सिमत का रुख किया। 10 मिनट बाद उसे गलती का एहसास हुआ। वो कैनन बॉल पार्कवे में था, जहां से मार्क बेली का घर ज्यादा दूर नहीं था। अलबत्ता अगर वो यहां से रूट 66 सीधा पकड़ता तो रूट 81 तक पहुंच जाता। वहां से शुमाल की सिमत कनाडा की सरहद थी। गाड़ी इसके काबू में थी। नौतन की कोशिश थी कि गाड़ी की चाल रवा रहे। तकरीबन 15 मिनट बाद उसने महसूस किया कि ट्रैफिक धीमा होता जा रहा है, हत्ता कि गाड़ियां रुक गईं। फासले पर शब की स्याही हंगामी रोशनी जगमगा रही थी। नौतन के जहन में खतरे की घंटी बजने लगी। शायद कोई एक्सीडेंट हो। ट्रैफिक रेंगता रहा, फिर नौतन की खुशफहमी दूर हो गई। एक्सीडेंट नहीं, वो रोड ब्लॉक था। अभी तक किसी ने उसकी जानिब ध्यान नहीं दिया था। वो नाके पर आ पहुंचा था। पुलिस वाले फ्लैश लाइट्स के जरिए छानबीन कर रहे थे। खुद को काबू में रखो, उसने खुद को तसल्ली दी। दिन रात वो जो मंसूबाबंदी करता रहा था, सामने का मंजर उसके कतई बरक्स था, खासा डरावना। नौतन जिस जानिब था, वहां 23 गाड़ियां और 2 मोटरसाइकिल इसके और नाके के दरमियान हायल थीं। नौतन की हथेलियों से पसीना फूट पड़ा और टांगे लरजने लगी। वो खामोशी से दिल ही दिल में खुदा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। आंसू इसकी आंखों से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। कार चेकिंग का कोई असूल नजर नहीं आ रहा था। वो अंदाजे से किसी को भी रोक लेते थे। अब 8 गाड़ियां दरमियान में हायल थीं। पुलिस ने 3 गाड़ियों को जाने दिया और चौथी को रोक दिया। फिर 2 गाड़ियां रह जाती, जबकि तीसरी में वो खुद था। बदहवासी ने नौतन को तकरीबन जकड़ लिया था। आलम दहशत ने नौतन ने अगली गाड़ी को रुकते देखा। फिर उसका नंबर था। उसे सोचने की कोशिश की। पुलिस वाले जाहिर है पैदल थे। नौतन ने फैसला किया कि नजर मिलते ही वो कार भगा ले जाएगा। उसके अलावा इसकी समझ में कोई और तरकीब नहीं आई। ऑफिसर अगली कार में खुसूसी दिलचस्पी ले रहा था। उसकी फ्लैश लाइट गाड़ी के अंदरूनी हिस्से में चकरा रही थी। फिर पूरे 30 सेकंड तक वो ड्राइवर से बात करता रहा। अल्फाज नौतन की समात तक नहीं पहुंच रहे थे। ताम उसने देख लिया कि मान गुफ्तगू गर्मा गर्मी में तब्दील हो रही है। ऑफिसर ने ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोल दिया और ड्राइवर को बाहर आने का इशारा किया। ड्राइवर ने शराफत से बाहर आकर दोनों हाथ कार की छत पर रख दिए। ऑफिसर ने एक हाथ में हथकड़ियां संभाली।
और दूसरे हाथ से नॉर्थन की कार को घूमकर आगे बढ़ने का इशारा किया। इस मौके पर सेकंड के 10वें हिस्से में दोनों की निगाह टकराई। ये निगाह के तसादुम का इंतहाई कलील वक्फा था। अगर ऑफिसर की आंखों में कोई तासुरात उभरा भी था तो वो फौरन ही गायब हो गया, क्योंकि उसके कैदी ने एहतजाज करना शुरू कर दिया था और वो उसके साथ उलझ पड़ा था। नॉर्थन निकलता चला गया। हलक में धड़कता हुआ दिल और पिल्स अपनी जगह पर जा रहा था। कई मील आगे जाने के बाद उसे यकीन आया कि वो नाके से बच निकला है। फखरमंदी के एहसासात उसके तस्वुर में जगह बना रहे थे। उसने एक बार फिर नामसाइद सूरत हाल को शिकस्त दी थी। हर गुजरता हुआ मील उसे आज़ादी से करीब तक कर रहा था। उसका मुस्तकबिल उसके सामने फैला हुआ था। वो नए सिरे से आगाज करेगा। जामाजी की कोई झलक नहीं होगी। अंकल मार्क, रिकी, पुलिस, जज, कोई इसकी जिंदगी में दखल देने वाला नहीं होगा। खिड़कियां बंद थीं। एसी फुल पर था। रेडियो से मौसीकी खारिज हो रही थी। आजादी का यकीन और एहसास से फतह उसके हवास पर छा रहा था। उसने एक हाथ उठाकर नारा लगाया, यस। मोनिका माइकल ने करवट ली। माअन उसे एहसास हुआ कि उसका शौहर बिस्तर पर नहीं है। वो फौरन ही बेदार हो गई। डिजिटल घड़ी में 3:30 के हिस्से झिलमिला रहे थे। वो कोहनी के बल उठ गई। उसकी समात कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घर में मुकम्मल सन्नाटा ताई था। वो माइकल के बारे में फिक्रमंद थी। आज वो दूसरी मर्तबा अचानक गायब हुआ था। कोई चीज इसे अंदर से खा रही थी और उसने अपनी परेशानी को अभी तक बीवी से शेयर नहीं किया था। मोनिका ने गुस्सा और गम दोनों महसूस किया। उसका बेटा ब्रायन 9 माह कबल एक हादसे में इस जहाने फानी से चला गया था। मोनिका और इसकी बेटी गमो अंदोह की अजियत झेलने के लिए तन्हा रह गए थे। माइकल ने अब तक एक आंसू नहीं बहाया था। वो हर किस्म की मुश्किल से तन्हा निपट रहा था। मोनिका की ख्वाहिश थी कि वो आपस में शेयर करें, एक दूसरे का गम बांटें, ताहम अब देर हो गई थी। माइकल बज़ाहिर मामूल की दुनिया में लौट आया था। वो गाउन लपेटकर बिस्तर से उतर आई। आमतौर पर शब बेदारी की सूरत में माइकल टीवी के हमराह होता था, ताहम वो नहीं था। टीवी बंद पड़ा था। मोनिका फिक्रमंद हो गई। उसने खामोश घर में धीरे से पुकारा, माइकल, और कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने सामने पोर्च में हरकत महसूस की और दरवाजा खुलते देखा। क्या बात है हनी? मोनिका उसके करीब हो गई। माइकल टी शर्ट में मलबूस था। हाथ में स्कॉच का गिलास था। वो एक तरफ बैठ गया। कुछ नहीं, तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ मसले निपटाने हैं, तुम्हें आराम करना चाहिए, माइकल बोला। मुझे बताओ, आखिर तुम्हारे अंदर क्या चीज पक रही है? मोनिका ने उंगलियों से उसकी कनपटी सहलाई। तुमने वादा किया था कि फिर कभी तुम मुझे बेखबर नहीं रखोगे, मोनिका बोली। माइकल ने एक गहरी सांस ली, फिर रुक रुक कर बोला, मुझे कुछ परेशानी है, वो नॉर्थन वैली के सिलसिले में। उसने बीवी को जेडीसी की वीडियो के बारे में बताया कि नॉर्थन वैली की आंखें ब्रायन की हैं, बल्कि वो ब्रायन ही है। मोनिका के दिल में गम की लहर उठी। तुम्हारा मतलब है वो ब्रायन जैसा है? हाँ, और मुझे इसे पकड़ना है, जबकि असल मामला वाज़ेह तौर पर कुछ और है। माइकल ने गहरी सांस ली। ये बात है? ओ हनी, मैं माजरत ख्वाह हूं, मैं क्या क्या सोचती रही। मोनिका ने इत्मीनान महसूस किया। उसकी उलझन दूर हो गई थी। कभी कभी तमाम बच्चे एक ही तरह के दिखाई देते हैं। मोनिका ने मुस्कुराने की कोशिश की। शायद, लेकिन ये ज्यादती है कि नॉर्थन को बच्चों की जेलनुमा जगह पर फेंक दिया जाए। तुम्हें पूरे हालात का इल्म नहीं है। 2 साल में नॉर्थन ने हर शय खो दी है, इतनी कम उम्री में। गालिबन 1 साल में मैंने भी बहुत कुछ खो दिया है। माइकल ने पहली बार ब्रायन की जुदाई का इशारा दिया और मोनिका की आंखें भर आईं। इसे वो लम्हा याद आया जब हैकिंस ने आकर बजाते खुद ब्रायन के बारे में वो अंदोहनाक इत्तला दी थी। मोनिका ने अपने शौहर का चेहरा देखा। वो अंदर से दफतन मर गया था। माइकल में बेपनाह टैलेंट था। उसकी अपनी दिलचस्पियां थीं, तहाँ ब्रायन की उसकी जिंदगी था। ब्रायन की वजह से माइकल जवान था। अक्टूबर का वो मनहूस दिन जब वो एक नागाहानी ट्रैफिक हादसे में जाबर ना हो सका। बज़ाहिर सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन माइकल के अंदर की कोई चीज तब्दील हो गई थी। वो और इसकी बीवी दोनों जानते थे कि वो पहले जैसा कभी नहीं बन सकता। माइकल की आंखों का तासुर मोनिका के जहन में उन बदतरीन दिनों की याद जगा देता था। वो दिन जो ब्रायन की मौत के बाद आए थे, अजियतनाक, रंजो गम में डूबे हुए। ये इंसाफ नहीं है। काफी देर बाद माइकल बड़बड़ाया। दोनों अपनी सोचों में गलतान तकरीबन 1 घंटे तक खामोश बैठे रहे। मोनिका ने माइकल का हाथ थाम लिया।
महीनों से रुका गम का पानी माइकल की आंखों से तड़प कर आजाद हुआ और रुखसारों पर रेंगने लगा। मोनिका ने कनखियों से देखा, ताहम शफाफ पानी को साफ करने की कोशिश नहीं की। खुद उसके हलक में गिरा लग चुकी थी। उसने शौहर के लिए मोहब्बत की शिद्दत इस दिन से ज्यादा महसूस की जिस दिन माइकल ने उसे प्रपोज किया था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।